गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रानी मैम वर्ग 8 के लिए अंकुश हिंदी पाठमाला लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, आपका प्रथम पाठ पढ़ाने जा रही हूँ जो कि कविता है। उसका नाम है इतने ऊंचे उठो, जो द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा लिखी गई है। इस कविता के माध्यम से कवि युवा वर्ग को ऊपर उठने के लिए कह रहे हैं कि ऊपर उठ करके नए समाज का निर्माण करें, क्योंकि युवा पीढ़ी ही हमारे समाज के निर्माता होते हैं। इसको मैं पढ़ रही हूँ, सुनिए। इतने ऊंचे उठो कि जितना ऊठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से, जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो की, जितना मलय पवन है। तो मैं एक एक पैराग्राफ करके पढ़ती हूँ और अर्थ समझाते जाती हूँ। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि सभी भेदभाव से ऊपर उठकर समाज में समता का भाव जगाने की बात कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि इसमें युवा वर्गों की आप जाति, धर्म, रंग, द्वेष सबसे ऊपर उठ करके और समाज में समानता की भाव लाइए। इससे वह आगे कह रहे हैं वह कि हमें नए समाज के निर्माण में अपनी नई सोच को जाति, धर्म, रंग, द्वेष आदि जैसे भेदभावों से ऊपर उठकर सभी को समानता की दृष्टि से देखना चाहिए। यहाँ एक पंक्ति आपको मलय पवन से दी गई है। इतने शीतल बहो की, जितना मलय पवन है। मलय पवन बच्चों बहुत ही शीतल होता है। तो उसका उदाहरण देते हुए कवि कह रहे हैं कि हमें समता की दृष्टि सबके प्रति रखना चाहिए। जिस प्रकार वर्षा सभी के ऊपर समान रूप से होती है, उसी प्रकार हमें भी सभी के साथ समान रूप से पेश आनी चाहिए। हमें नफरत की आग को समाप्त कर समाज में मलय पवन से आने वाली हवा की तरह शीतलता और शांति लाने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस तरह पर्वत से चलने वाली जो मलय पवन है, वह ऊंच नीच, गोरे काले सभी का भेदभाव छोड़कर जाति, धर्म सबका भेद से ऊपर उठकर सबको समान रूप से शीतल करता है। उसी प्रकार हमें भी अपना व्यवहार है, अपना विचार समान रखना चाहिए। चलिए अगला पैराग्राफ है। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो की, जितना स्वयं सृजन है। तो यहाँ तुलिका का अर्थ होता है जो चित्र बनाने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं कूची का। नूतन मतलब नया होता है, सृजन मतलब निर्माण करना होता है, मौलिक मतलब वास्तविक। इस पंक्ति का अर्थ देखते हैं। इस प्रस्तुत पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि नए समाज के निर्माण में आगे बढ़कर अपनी कल्पनाओं को आकार देकर उन्हें वास्तविक जीवन में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस प्रकार कोई कलाकार अपनी कूंची से अपने चित्रों में रंग भरता है और जिस प्रकार संगीतकार अपने नए राग में स्वरों को पिरोता है, उसी प्रकार हमें अपने समाज को नया रूप देने के लिए रचनात्मक बनना होगा और सृजन को हमें अंदर मौलिक रूप से ग्रहण करना होगा। अर्थात कवि इस अपनी कविता के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हम ही जग के, संसार के निर्माता हैं। हमें अपने नए युग में अपने नए विचार से इसको नए तरीके से समाज को की रचना करनी होगी। ऐसे समाज जिसमें जहाँ कोई राग द्वेष नहीं हो, जाति धर्म का कोई अंतर नहीं हो, भेदभाव नहीं हो, वैसे समाज का निर्माण करना चाहिए। अगली पैराग्राफ है। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। अतीत यानी कि भविष्य से। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही घोतक है।
जीर्ण शीर्ण हो गया आपका पुराना फटा पुराना। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। धारा के श्वासत प्रभाव में इतने गतिमान बनो कि जितना परिवर्तन है। यहाँ इस पंक्ति में, यहाँ इस पैराग्राफ में कवि बतलाना चाह रहे हैं कि हमें बड़ों से, हमें अपने अग्रजों से उतना ही सीखे जितना जरूरी है। ये नहीं है कि उनके पौराणिक जो सिद्धांत चलते आ रहा है उसी का हम अमल करें, उसको हम अपने नए तरीके से अब समाज के अनुसार उतना हम उनका ले, बाकी अपने तरीके से काम करें। तो इस पंक्ति के माध्यम से बता रहे हैं कवि कि हमें अपने अतीत में हुई बुरी घटनाओं को छोड़कर केवल अच्छी बातों को ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी यादें या घटनाएं ही हमारे भविष्य निर्माण में हमारे काम आएगी। जबकि बुरी घटनाएं जो होती है हमें सदैव पीछे की ओर खींचती है, हम उसी के चिंतन में रहते हैं, इससे हमारा विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए हमेशा हमें आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए और सभी बंधनों से मुक्त होकर के, सभी बंधनों को तोड़ करके हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए, क्योंकि आगे ही हमारा जीवन है। अगला पैराग्राफ है, चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे, दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनों की जितना आकर्षण है। प्रस्तुत पंक्ति में अब कवि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि बतला रहे हैं कि हम यदि धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, धरती को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना चाहते हैं, तो हमें अपनी सोच को, विचार को आकार देना होगा, कल्पनाओं को मूर्त रूप देना होगा, साकार करना होगा और अच्छाइयों को लेकर आगे बढ़ना होगा और हम अपने और समाज के सभी बुराइयों से ऊपर उठकर एक खूबसूरत समाज की रचना हम कर सकते हैं। कभी आगे कवि कहते हैं कि हमें अपनी सोच और भावनाओं को सदैव ही अच्छी रखनी चाहिए, जिससे एक सुंदर समाज की रचना होगी और वह समाज सदैव विकास की ओर बढ़ता रहेगा। जिस प्रकार हम किसी आकर्षण की ओर खींचे चले जाते हैं, उसी प्रकार अच्छी सोच के साथ हमें खुद को भी आकर्षक बनाना है, ताकि हम पर हमारे विचार से दूसरे आकर्षित हो, उसका अनुसरण करें। तो बच्चों, यह पूरी आपका मैंने अर्थ समझा दिया है। मौखिक प्रश्न है उसको देख लेते हैं। पहले इसमें का जो भाव मूल्य है वो बहुत ही अच्छा है, इसके माध्यम से ऊपर का अर्थात बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि ने युवा वर्ग को रंग, धर्म, जाति, द्वेष आदि से ऊपर उठकर एक नए समाज की सृजन करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, निखारने की प्रेरणा दे रहे हैं, अपने व्यक्तित्व को निखारने की प्रेरणा दे रहे हैं। परिवर्तन कलयुग की मांग है, इसलिए कवि ने युवाओं को सृजनशील समाज का निर्माण करने हेतु नव ऊर्जा का संचार अपनी कविता के माध्यम से कर रहे हैं। मनुष्य जो है उसमें बहुत सारे गुण होते हैं, वह उसको जरूरत होता है अपने गुण को उभारने की। मानव परमात्मा की सर्वोत्तम कृति है, तो इस कविता के माध्यम से कवि मनुष्य के उन गुणों को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने भीतर शीतलता, मौलिकता, गतिमानता, सुंदरता आदि गुणों को धारण करके समाज को आगे ऊपर ले जाए, एक नए समाज का निर्माण करे। तो बच्चों, इसका शब्दार्थ भी आप लोग देख लेंगे, उसको लिख लेंगे, कविता और शब्दार्थ याद करके लिख लेंगे। मैं मौखिक प्रश्न बता रही हूँ इसमें अगले में मौखिक प्रश्न देख लीजिए। संसार किन ज्वालाओं में जल रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, संसार जाति, धर्म, वेश, रंग, द्वेष आदि की ज्वालाओं में जल रहा है। ऐसे मैंने इसका व्हाट्सएप पर भेज दिया था आंसर, फर्स्ट लेसन का, सेकेंड का भी भेज चुकी हूँ, फिर से बोल दे रही हूँ। ख है, नए हाथ, नई तुलिका और नए राग का क्या अर्थ है? तो नए हाथ, नई तुलिका और नए राग का अर्थ क्रम से युवा वर्ग, नई कूची और नई चेतना से है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें देश के युवा वर्गों को
अपनी नई सोच और नई चेतना से एक सृजनशील समाज का निर्माण करके उसमें नव ऊर्जा का संचार करने की प्रेरणा दे रहे हैं। कवि ने मौलिक किसे कहा है? तो मौलिक का ऐसा अर्थ वास्तविक होता है, लेकिन कवि ने यहाँ मौलिक युवा वर्ग के लिए कहा है। जीर्णशीर्ण का मोह कैसा है? तो जीर्णशीर्ण का मोह मृत्यु के समान है। बात छूटा है क्या? चलिए आगे इसमें बना ले पाठ्य ज्ञान का। अब पाठ ज्ञान में है एक्सरसाइज 1 का क। कवि ने हमें शीतल मलय पवन की तरह बहने की प्रेरणा क्यों दी है? तो इसका आंसर जो मैंने बनाई है वह पढ़ रही हूँ। प्रस्तुत पंक्ति में कवि हमें शीतल मलय पवन का उदाहरण देते हुए यह प्रेरणा देते हैं कि जिस प्रकार वर्षा सभी के ऊपर समान रूप से होती है, उसी प्रकार हमें भी सभी के साथ समान रूप से पेश आना चाहिए। हमें नफरत की आग को समाप्त कर समाज में मलय पर्वत से आने वाली हवा की तरह शीतलता और शांति लाने का प्रयत्न करना चाहिए। ख नंबर है, आज जगत किन किन कृतियों से जल रहा है? तो इसका हम लिख लेंगे, आज जगत यानी संसार जाति, धर्म, रंग, द्वेष, अमीरी, गरीबी आदि जैसे कृतियों से जल रहा है। ग नंबर है, वर्तमान को किस तरह संवारा जा सकता है? तो इसके लिए हम लिख लेंगे कि वर्तमान को संवारने के लिए युवा वर्ग को रंग, धर्म, जाति, द्वेष आदि से ऊपर उठकर अपने भीतर शीतलता, मौलिकता, गतिमानता, सुंदरता आदि जैसे गुणों को धारण कर एक नए समाज का निर्माण करना होगा। जिस प्रकार कोई कलाकार अपनी कुची से अपने चित्रों में रंग भरता है, संगीतकार अपने नए राग में स्वरों को पिरोता है, उसी प्रकार उन्हें और हमें भी अपने समाज को नया रूप देने के लिए सृजनात्मक बनना होगा। घ नंबर है, धरती को स्वर्ग बनाने के लिए क्या करना होगा? तो इसका आप लिख लेंगे कि धरती को स्वर्ग बनाने के लिए हमें अपनी बुरी सोच एवं धारणाओं को बदलकर अपने समाज की सभी बुराइयों से ऊपर उठकर एक खूबसूरत समाज की रचना करना होगा और सदैव विकास की ओर अग्रसर रहना होगा। पूछा जा रहा है, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो मेरे समझ से इस कविता का शीर्षक इतने ऊंचे उठो है जो 100% सटीक है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें और लिखे थे ना कहाँ चला। गुड मॉर्निंग बच्चों, कल आप लोग का लेसन 1 का मैं एक्सरसाइज 1 का अंक क से अंक तक बता दी थी। आज एक्सरसाइज 2 है, नीचे लिखी पंक्तियों का भाव लिखिए। तो पंक्ति है, चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, ऊपर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे, दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो जितना आकर्षण है। तो बच्चों, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि यदि हम धरती को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी कल्पनाओं को मूर्त रूप देते हुए अर्थात साकार करते हुए अच्छाइयों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए और हमें अपने समाज के सभी बुराइयों से ऊपर उठकर एक सुंदर समाज की रचना करना चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि हमें अपनी सोच और भावनाओं सदैव अच्छी रखनी चाहिए, जिससे एक खूबसूरत समाज की रचना होगी और वह समाज सदैव विकास की ओर बढ़ता रहेगा। जिस प्रकार हम किसी आकर्षण की ओर खींचे चले जाते हैं, उसी प्रकार अच्छी सोच के साथ हमें खुद को भी आकर्षक बनाना चाहिए। अगला है एक्सरसाइज 3, सही कथनों के सामने सही का चिन्ह और गलत कथनों के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। तो क नंबर है, कवि हमें आसमान के समान ऊंचा उठने को कह रहा है। तो यह सही हो जाएगा क्योंकि कवि हमें आसमान से ऊंचा उठने को कह रहे हैं। दूसरा है, कवि ने धारा को नई दृष्टि से सिंचित करने की बात कही है। हाँ, यह भी सही है।
शाश्वत जीवन का चिरंतन सत्य है, यह आपका गलत है। घ है, कवि ने धरती को स्वर्ग जैसा बनाने की प्रेरणा दी है, सही है। कवि कुरूप को सुंदर रूप देने की बात कही है, यह भी सही है। आगे एक्सरसाइज है आपका शब्द ज्ञान। तो उसमें पहला एक्सरसाइज है समान ध्वनि वाले शब्द लिखिए। समान ध्वनि वाले शब्द अर्थात जो बोलने में समान प्रतीत हो। जैसे पहला शब्द है दृष्टि, तो उसका हम वृष्टि लिख देंगे। ख नंबर है वेश, तो वेश का भेष देश कुछ भी लिख लेंगे। समारोह है, समारोह का गमारो कमारो। चिंतन है, चिंतन का मंथन कर देंगे। अंगर नंबर है लाना, लाना का माना कर देंगे। 4 नंबर है पोषक, पोषक का शोषक कर देंगे। आगे है आपका 2 नंबर में है रिक्त स्थान, उचित स्थानों पर री की मात्रा लगाकर लिखिए। तो आपका शब्द दिया हुआ है, देख रहे हैं वहाँ, इतना आप कर सकते हैं। फिर भी जैसे द में री लगाइएगा तो दृष्टि हो जाएगा, म में री लगा देंगे मृत्यु, स में सजन है तो री लगा देंगे तो सज्जन होगा। यहाँ वस्ती है, सॉरी सृजन हो जाएगा, और यहाँ व में लगाएंगे तो वृष्टि हो जाएगा। तीसरा एक्सरसाइज है गलत पर्यायवाची पर गलत का निशान लगाइए। तो पहला है क है पवन, तो पवन मतलब क्या होता है हवा, तो हवा, अनिल मतलब ही हवा होता है, हवा मतलब ही हवा होता है। और यहाँ एक अनल है, तो अनल का अर्थ हो जाता है आग, और समीर मतलब ही हवा होता है, तो हम अनल पर गलत निशान लगा देंगे। ख नंबर है धरती, तो धरती तो आप जानते हैं हमारे बच्चे, तो धरा मतलब ही धरती होता है, भू मतलब ही धरती होता है, और धरित्री मतलब ही धरती हो गया, नभ मतलब आकाश होता है। तो ये हम किस पे लगाएंगे, इस पर नभ को घेर काट गलत कर देंगे। आपका ग नंबर है दुनिया, दुनिया मतलब संसार जगत, तो यहाँ आवास दिया हुआ, आवास का मतलब होता है जहाँ हम रहते हैं, रहने की जगह। जग मतलब दुनिया, संसार हो गया, संसार है ही, जगत मतलब ही संसार हो जाता है। तो इसमें हम किसको कर देंगे, आवास को गलत कर देंगे। घ नंबर है नूतन, नूतन का अर्थ होता है नया, यहाँ नया दिया हुआ है, मौलिक अर्थ वास्तविक हो जाता है, नौ मतलब ही नया होता है, नवीन मतलब ही नया होता है, तो इसे हम किसको घेर देंगे, मौलिक को। अगला एक है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान आपका व्याकरण से यहाँ संबंधित है, तो 1 है वर्ण विच्छेद कीजिए, उदाहरण देखिए। तो बच्चे इसको मैंने बार बार आपको बता चुकी हूँ आपको, तो इसको मैं अब इस पर मौखिक रूप से बता दे रही हूँ। ऐसे ही सबका मैं आपको क्वेश्चन आंसर पहले जो ग्रुप था श्रीहंस और SS2 वाला, उस पर मैं भेज चुकी हूँ। मौखिक रूप से यहाँ बोल दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे। पहला अक्षर को तो दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है सो देख लीजिए। अ है, यानी वर्ण विच्छेद करने में हम स्वर्ण वर्ण को अलग करते हैं, तो अ तो स्वर्ण वर्ण है तो है, और छ जो है सो क और स मिलकर के बनता है मूर्धन्य स, तो क में हलंत लगा दिए, उससे स निकला, स में भी हलंत लगा दिए, उससे अ आ गया, फिर अ में से हलंत लगा करके स्वर को अलग कर करके अ निकाल दिए। जैसे बोल के नीचे दृष्टि है, तो दृष्टि में री लगता है, री लगा हुआ है, तो द में हम नीचे हलंत लगा के प्लस लिख करके री कर देंगे। फिर मूर्धन्य स है, उसमें हलंत लगा करके हर्षी लिखेंगे, फिर ट में हलंत लगा करके और लिखेंगे। जिस तरह से ऊपर प्लस प्लस करके दिया हुआ है उस तरह से यानी उसको जोड़ लिखना है, सब जुट करके यह हमारा शब्द बन जा रहा है। ग नंबर है मूर्ति, तो मूर्ति के लिए हम क्या करेंगे, पहला अक्षर हमारा है म, तो म में अ लगाएंगे, उसमें दीर्घ लगा हुआ है, तो उसमें से दीर्घ को निकाल के अलग करेंगे। फिर र निकालेंगे, रेफ लगा हुआ है तो, और रेफ में सिर्फ र में हलंत लगा के हम छोड़ देंगे। उसके बाद त में हलंत लगाएंगे,
और त में हर्षी है तो हम उसको अलग हर्षी कर देंगे। घ नंबर है स्वर्ग। स्वर्ग में दंत स लिखेंगे, उसमें हलंत लगाएंगे, अलग नहीं लिखेंगे क्योंकि यह आधा स है तो इसमें से और नहीं निकलेगा, सिर्फ स लिख देंगे, हलंत लगा देंगे। उसके बाद व लिखेंगे, व में हलंत लगा के अ लिखेंगे, फिर ग लिखेंगे, हलंत लगाने के बाद उससे अलग हम अ को कर देंगे। और सभी व्यंजन में से स्वर्ण वर्ण को हम अलग कर देंगे। अगला शब्द है आपका प्रतिपल। तो प्रतिपल में प में र लगा हुआ है तो पहले हम प लिखेंगे और प में हलंत लगाकर उसे र अलग करेंगे, र में फिर हलंत लगा करके अ अलग करेंगे और त है तो त में हलंत लगा के उसमें हर्षी है उसको अलग किए, फिर प है प में हलंत लगा के अ अलग किए, फिर ल है ल में हलंत लगा के अ लिखे। अगला शब्द है आपका सार्थक। इसी तरह बच्चों हम करेंगे, आपका इस सब पता है आपको। फिर स में हलंत लगाकर आकार है उसमें तो आ अलग करेंगे, फिर र में हलंत लगा करके अ हलंत लगा करके उसके बाद थ लिखेंगे, थ में हलंत लगा करके अ अलग करेंगे, फिर क लिखेंगे, क में हलंत लगा करके अ अलग कर देंगे। 6 नंबर है उद्योतक। द्योतक तो द तो आपका हलंत लगा हुआ है ऑलरेडी तो उसको वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद प्लस करके य लिखेंगे, य में से हलंत लगा करके ओकार है तो ओ को अलग कर देंगे, फिर उसके बाद त लिखेंगे, त में हलंत लगा के अ अलग करेंगे, फिर क लिख करके उसमें हलंत लगा के अ अलग करेंगे। इधर हो गया। अब आपका है एक्सरसाइज 2, इसका है इतना शीतल बहो की जितना मलय पवन है, युग की नई मूर्ति रचना में। तो इन दोनों पंक्तियों में की और की शब्दों का प्रयोग हुआ है। पहली पंक्ति में की योजक या समुच्चबोधक है और दूसरी पंक्ति में की संबंध कारक का उपसर्ग है। तो बच्चों हम की बोलने के लिए एक हर्षी की है और एक दीर्घी कील है। हम जब कोई वाक्य पंक्ति लिखते हैं, वाक्य लिखते हैं, उसमें दोनों की का वाक्य में होते रहता है। और यहाँ आपको जो दो ऊपर उदाहरण दिया गया है, इसमें एक में हर्ष की का उदाहरण दिया गया है, एक में दीर्घी का। तो इसी तरह से आपको दो ऐसे 3 वाक्य लिखने को कहा गया है। तो आप इस तरह का वाक्य लिख लेंगे। वैसे मैं जो भेजी हूँ उसको बता दे रही हूँ। मैंने एक लिखा था, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, जितना उठा गगन है, ऊंचा गगन है। इतने ऊंचे उठो कि जितना ऊंचा गगन है। और दूसरा वाक्य दीर्घी से है, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। आप ही के बुक की लाइन को मैंने लिखा है, इस तरह आप भी खोज के लिख लेंगे अपने से। तो एक हो गया दोनों से। अब दूसरा है ख है, यह जरूरी नहीं कि शरीर देखने में सुंदर हो मगर हिष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। अगली पंक्ति है, अगले वाक्य है, सीता राम की जोड़ी अमर है। यहाँ दीर्घी से आ गया। और अगले एक के लिए गौ में लिख दिए हैं, हर्षी से, चढ़ाई इतनी ऊंची कि गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ सकी। चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ सकी। और दूसरा वाक्य है, सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी। एक्सरसाइज 3 में है आपका, नीचे लिखी पंक्तियों को पढ़िए। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है, जहाँ जीर्ण शीर्ण ऐसे शब्द युग हैं जो एक दूसरे के समानार्थी हैं, यानी दोनों के अर्थ लगभग समान हैं। तो ऐसे 3 अन्य शब्द युग में लिखिए। तो आपको ऐसे 3 शब्द युग लिखना है। आप अलग भी लिख सकते हैं, मैं एक बता दे रही हूँ। जैसे हो गया एक गीत संगीत, दूसरा हो गया मोह माया, तीसरा हो गया शोरगुल। इस तरह से आप लिख लेंगे। चौथा एक्सरसाइज है, भाषा को
भाषा को नूतन अक्षर दो। एक मिनट। भाषा को नूतन अक्षर दो। इस पंक्ति में नूतन विशेषण है क्योंकि संज्ञा शब्द अक्षर की विशेषता बता रहा है। विशेषण शब्द कितना तुमको बोलने के 5 मिनट घुमा। रुक जाएंगे बच्चों, वीडियो इधर उधर हो गया। एक मिनट बंद कर दे। नहीं तो पूरा कंप्लीट करने दो। फिर से देखिए, कितना चैप्टर है? 4 नंबर है 1 का एक्सरसाइज भाषा ज्ञान का। भाषा को नूतन अक्षर दो। नूतन विशेषण है क्योंकि संज्ञा शब्द अक्षर की विशेषता बता रहा है। विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं। आपको पता है जो शब्द विशेषण की जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष कहलाता है और जो शब्द विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। तो आपका शब्द दिया हुआ है, इधर आएगा। इसमें सबको ढूंढना है। विशेषण और विशेष दिया है, सबको को मिलाया है। तो नया का विशेषण, नया विशेष का, इसकी विशेषण का विशेष क्या हो जाएगा? नया राग होता है, तो नया में हम राग लगा देंगे। नीचे है साड़ी, तो साड़ी में हम दुनिया को मिला देंगे। साड़ी में दुनिया को मिला देंगे। उसके बाद है चांदनी, तो चांदनी के साथ हम रात विशेष को लगा देंगे। उसके बाद विशेषण है अविरल, उसके साथ धारा विशेष हो जाएगा। उसके बाद अगला विशेषण है सुंदर, उसके साथ हम दृश्य को लगा देंगे, सुंदर दृश्य मिल जाएगा विशेष से। उसके बाद है शाश्वत विशेषण, तो शाश्वत विशेषण में हम प्रवाह विशेष लगा देंगे। उसके बाद सिंचित विशेषण है, उसमें हम धरती को विशेष लगा देंगे। और स्वर्णिम विशेषण है, उसमें हम अतीत लगा देंगे। अब बच्चों आगे रचनात्मक अभिव्यक्ति है, वाचन कौशल है उसमें। इसमें लिखा हुआ है कविता में बताया गया है कि यह जगत कई ज्वालाओं में जल रहा है। कविता के अतिरिक्त आपके अनुसार और कौन कौन सी समस्या हैं जिससे संसार पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, कक्षा में चर्चा कीजिए। तो बच्चे इसको आप लिख करके तैयार करके रखेंगे, स्कूल खुलने पर चर्चा की जाएगी। अगला है वर्तमान का रूप संवारने में आप क्या क्या योगदान दे सकते हैं, कक्षा में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो बच्चे अभी कक्षा लगने में तो समय है, इसलिए आप क्या करेंगे, इसका विचार लिख करके आप व्हाट्सएप पर भेज देंगे, मैं चेक कर लूँगी और इस सभी का फेयर करके याद कर लेंगे। ठीक है, बाय।